50 kg of a chemical fertilizers, insecticide and pesticide. But whereas if you see that from 0.5 kg to 150 kg, it means 300 times we have enhanced the input of as far as the chemical fertilizers is concerned. But 300 times we have not increased our production or productivity. So that is also one of the problem. Quality wise भी हम अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन भी और आमदनी भी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिसाइड किया था कि हमें अपने किसानों की आमदनी को 2022 तक दोगुना करना है। तो एक जनरल अनरेस्ट है किसानों के मध्य भी, वो भी उनको भी आमदनी प्रॉपर नहीं प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक क्लाइमेट चेंज जो है उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है और एग्रीकल्चर में इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट देखा गया। साथ में अगर हम देखें हमारे किसान वो उद्यमी नहीं बन पाए, उनकी एजुकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाई है। जबकि दूसरे फील्ड में अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रीज में जो वहाँ के लेबर रहते हैं वो जो सेमी स्किल्ड होते हैं वो कंटिन्यूसली कुछ दिनों बाद स्किल्ड हो जाते हैं और कुछ दिनों बाद बहुत सारे तो ऐसे केसेस हैं कि वो भी खुद की अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज शुरू कर देते हैं। Whereas in agriculture we have got a number of problem. इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें एक इंटीग्रेटेड व्यू में हमें एग्रीकल्चर को देखना है। एग्रीकल्चर के अंदर 6 डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, उनके बारे में हमें सोचना होगा। पहली सबसे बड़ी चीज है हमारी जो सॉइल है। सॉइल के बारे में आपने सुना होगा कि हमारी सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर भी जो कि करीब 1% होना चाहिए, unfortunately it is reduced to the level of 0.3 and 0.4%. Same thing is true with as far as the microorganism is concerned. It should also be 3%, but unfortunately it is only 0.3%. So अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो एनपीके कंटेंट भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है और हमारी सॉइल की प्रोडक्ट उसकी न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो भी कमजोर होता जा रहा है। इतना आका गया है, साइंटिस्ट ने ये भी बता दिया है कि अगर इसी रेट से अगर हम सॉइल को डिट्रॉइट करते रहेंगे तो हो सकता है हमारे पास 60 हार्वेस्ट के बाद हमारी बिल्कुल सॉइल खत्म हो जाए। 60 हार्वेस्ट का मतलब ये है कि अगर हम 2 क्रॉप साल में लेते हैं तो 30 साल तक और हम इस पोजीशन में रहेंगे कि हमारे यहाँ पर हम एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस कर सकें। सेम थिंग अगर हम देखें पानी की उपलब्धता भी जो दूसरा बहुत बड़ा एलिमेंट होता है एग्रीकल्चर के अंदर, वाटर अवेलेबिलिटी। 1947 में ये करीब 5,500 क्यूबिक मीटर थी पर हेक्टर वाइज और वो रिड्यूस होके अब 1,250 क्यूबिक मीटर पर हेक्टर रह गई है। और ग्राउंड वाटर लेवल भी वो जो पहले देखा गया था कि 100 फीट तक था वो 500 फीट और 600 फीट तक पहुंच गया। तो आप वाटर की अवेलेबिलिटी भी कमजोर हुई है। आप दूसरे कंट्री को अगर हम कंपेयर करें, इजराइल जिसको कि करीब 30% हम वाटर अवेलेबिलिटी रेनफॉल अवेलेबिलिटी हमारे देश से कम है, फिर भी उनका अगर हम देखें कि किस तरह से उन्होंने वाटर मैनेजमेंट किया है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने भी आ जाता है कि सॉइल भी हमारी खराब हो रही है और वाटर भी हमारे पास खराब हो रहा है। सीड क्या उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड चौथा बहुत बड़ा जो हमारे पास एलिमेंट आता है एग्रीकल्चर में वो इम्प्लीमेंट्स का है। इम्प्लीमेंट्स का अगर हम देखें हमारे वर्ल्ड वाइड कंपेयर करें दूसरे कंट्री से तो हम तीसरे स्थान पे आते हैं। हमारे पास जितने नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स है और पावर कंजम्पशन है, हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो करीब 2.76 किलोवाट पर हेक्टर है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें, चाइना की करीब 7 किलोवाट पर हेक्टर है, जबकि उनकी लैंड होल्डिंग हमारे से भी कम है। हमारी लैंड एवरेज लैंड होल्डिंग 0.8 हेक्टर के करीब है, जबकि उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग 0.4 एंड 0.5 हेक्टर ही है। मगर उनके पास पावर ज्यादा उपलब्ध है, इलेक्ट्रिसिटी हो या दूसरे सोर्सेज है, उस कारण से उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है। हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही पुअर स्टेट में है। हमारे पास हिली एरिया के लिए कोई अच्छी मैकेनाइजेशन नहीं है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए कोई अच्छी मैकेनाइजेशन नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे किसान भी हैं वो इन मैकेनाइजेशन के फील्ड में और अच्छी मशीनरी को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। और उससे अगला जो बहुत बड़ा प्रश्न आता है, मैंने पहले भी कहा, क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि ये क्लाइमेट एलिमेंट को हम किस तरह से सुव्यवस्थित करके और हमारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। और छठा जो बहुत बड़ा एलिमेंट होता है वो हमारा किसान है। किसान को
उद्यमी बनाना, किसान को शिक्षित बनाना एक बड़ा प्रश्न है। इस पे भी हमें कार्य करना होगा। तो इन सब के लिए ये 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें सॉइल है, वाटर है, आपका सीड है, इम्प्लीमेंट्स है, क्लाइमेट है और किसान है। इनके लिए अगर हम देखें तो इन सब के लिए हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा। और नोबल एग्रीकल्चर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सॉइल के हिसाब से उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए जिस तरह से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चर्चा चल रही है कि शायद हमें नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि नेचुरल फार्मिंग से हो सकता है एक बार प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, और आने वाले समय में किस तरह की व्यवस्था रहेगी वो एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। एंड वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका रिसेंटली। in Sri Lanka hardly of 2.5 crore population is there, and they have started this natural farming. As a result of this, they were having a lot of shortage of food availability. In our country, when we have got a population more than that of 138 crore, then you can imagine that natural farming is not a right solution. Even चाइनीज ने जिस तरह से स्टार्ट किया था, चाइना में भी उनकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन भी हमारे से ज्यादा है, वो 145 करोड़ पॉपुलेशन है। और उनके उनके पास भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनका भी जो ग्रेन प्रोडक्शन है, ऑल्दो देयर प्रोडक्टिविटी इज क्वाइट मोर देन दैट ऑफ अस। आप किसी भी क्रॉप में देख लें, राइस में देख लें, वीट में देख लें, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है कि जैसा कि उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक नया फॉर्मूला दिया है, CBI-NW। CBI-NW, सी से मतलब है कस्टमाइज फर्टिलाइजेशन, बी का मतलब है बैलेंस फर्टिलाइजेशन और बायो स्टिमुलेंट, और यू कैन से दैट ए बायो फर्टिलाइजर्स। आई का मतलब है इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजेशन, एंड NW, एन का मतलब है नैनो फर्टिलाइजेशन, एंड डब्ल्यू का है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजेशन। तो इसी के बेसिस पे आपको अपनी क्रॉप के हिसाब से कि जिस एरिया में आप हैं उसमें आपको ये देखें कि आपकी क्रॉप को क्या फर्टिलाइजर चाहिए और आपकी सॉइल कितना दे सकती है, उसके हिसाब से आपको CBI-NW का एक फॉर्मूला बना के, और ना तो ज्यादा मात्रा में आपको कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करना है और ना ही कम यूज करना है। आपको एक बैलेंस रखना जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन हो सके और साथ में आपका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी भी एज पर ऑफ योर रिक्वायरमेंट आपको मिल सके। इसी सिस्टम को अगर हम देखते हैं वाटर के लिए भी, तो वाटर में भी अब हमें ये देखना है कि किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम बहुत मात्रा में यूज करें, और साथ में इरिगेशन एंड ड्रेनेज की जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। जहाँ हम मैकेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक नया सब्जेक्ट आजकल आया है मैकेनाइजेशन में, और वो सब्जेक्ट है मेकाट्रॉनिक्स। हमें कोई भी इक्विपमेंट्स हो, हमारे कंट्री में हम मैक्सिमम थ्रेसर काम में लेते हैं। 90% of our crop is being threshed by a right type of thresher, but because of a faulty thresher available where there is no control of a systems is available, as a result of this number of accidents are there. So that's why there is a need to have a mechatronics, means a mechanical plus electronics is to be added inside of your mechanization. And very one important thing is that our farmers are poor, they have got a very less land holding, so that's why a custom hiring system has to be incorporated. Same thing is true when we are jumping towards a climate change. You are supposed to see that what is the solution for climate change. In a simple word, a climate change can be addressed with the help of a formula so called RAM. Resilience agriculture, we will have to change the present, or we will have to go for diversification as per the climate change. And same thing, RAM. R is a resilience agriculture, A means adaptation of agriculture or climate change, and M means a mitigation of climate change. And as far as the federating is the farmer into the business group is concerned, we will have to increase their self-confidence. We will have to train them, and a type of innovative system has to be introduced in their mindset so that they can become a good leaders. There are number of a good options are available, but in fact a very promising sector which is available in front of all of us is that a digital technology. When we are talking about digital technology, it is it can be visualized with a number of things which is available at present. You might have heard the name of artificial intelligence.
machine learning and deep learning. This is the very first thing which can be used for crop monitoring and forecasting, and it is based on image which you can trap from the your soil, from existing crop. It may be of a type of speech and voice recognition, and based on this one you can predict what will be the overall production and what will be the productivity of particular area. इस क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हो रहा है। और ये इसके कारण हम केवल क्रॉप को मॉनिटर और रेगुलेट ही नहीं कर सकते, जब हम उसके अलावा हम प्रोडक्टिविटी पे और प्रोडक्शन के ऊपर भी और गुड क्वालिटी ऑफ क्रॉप को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इससे हमें आमदनी भी बढ़ेगी। एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है, जब हम आईसीटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हमें सोचना चाहिए। दूसरा फील्ड है डिजिटल टेक्नोलॉजी, है वो रोबोटिक्स। रोबोटिक्स फॉर मैकेनाइजेशन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ ए चाइना। China in organized sector, if you will see, more than that of a 23% of the organized sector people, they are using robotics, especially for different on-farm application, and especially for removing the your weeds, and for interculture operation. Similarly, same thing can be employed in our country, and it has got good potential that it may be autonomous and automatic, and simple, convenient, and efficient, and you can perform lot of farm application. ये दूसरा एक सेक्टर है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई थिंक। Please mute. Yeah, thank you very much. Third sector, or third our system which is available as far as the novel system is concerned, that is a geospatial technology, GIS and GPS, and it can be used for precise weather forecasting, and just to know when more rainfall will be there and when there will be some problem as far as the high temperature is concerned, and simultaneously you can go for crop monitoring and yield prediction। और जीपीएस बेस्ड सिस्टम के द्वारा तो आप फार्म प्लानिंग भी कर सकते हैं, फील्ड मैपिंग भी कर सकते हैं, सॉइल सैंपलिंग भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर को गाइडेंस दे सकते हैं, क्रॉप्स भी स्काउटिंग कर सकते हैं, वेरिएबल रेट एप्लीकेशंस जो आपने देखा होगा मैकेनाइजेशन में, और यील्ड मैपिंग, इसको भी हम कर सकते हैं। तो जीपीएस और जीआईएस ये ऐसे सिस्टम है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में कि ये वेदर फोरकास्टिंग के अलावा क्रॉप मॉनिटरिंग और यील्ड प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा काम में आ रहे हैं, और ज्यादातर डेवलप कंट्री इसको यूज कर रहे हैं। इसी तरह से चौथा जो एक सेक्टर आया है वो है कि हमें सेंसरिंग टेक्नोलॉजी आई है। ऐसे वायरलेस सेंसर आए हैं कि आप उनको सॉइल में रख के हुए सॉइल के सारे पैरामीटर्स मेजर कर सकते हैं, उसका वाटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, प्रेशर मेजरमेंट, और इससे हमें ये मालूम पड़ सकता है कि कौन सा ऑन फार्म एप्लीकेशन कब करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा एफिशिएंसी मिले। और इस तरह के सेंसर आजकल मार्केट में बहुत अवेलेबल हैं, और कई बार तो इन सेंसर के द्वारा कई जगह स्थान विशेष पे इन सेंसर के द्वारा ऑनलाइन और रियल टाइम मेजरमेंट हो रहा है कि कब कितना हमारे सॉइल में अवेलेबल नाइट्रोजन डिप्लीट हो रही है, और हमारे क्रॉप को किस स्टेज में ज्यादा चाहिए थी जिस स्टेज में हमारा सॉइल सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो इसके बेसिस पे हम ये भी निकाल सकते हैं कि कब हम हमारे को फर्टिलाइजेशन करना चाहिए। एक नया डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसको हम इमेजिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसमें इमेज प्रोसेसिंग है जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मेजरमेंट में काम में आ सकती है, और एक तरह के जो हमारे एक्सटेंशन वर्कर है उनके लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ये इमेजिंग टेक्नोलॉजी में एगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, मिक्स रियलिटी, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, और जो भी नई टेक्नोलॉजी उनके बारे में हमारे किसानों को बता सकते हैं। एक और टेक्नोलॉजी है डिजिटल टेक्नोलॉजी में इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के को आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, इसके द्वारा आप हर काम कर सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर में भी हमें कब प्रिडिक्ट करना है प्लांटिंग के बारे में कि कब हमें प्लांटिंग करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, कब इरिगेशन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब फर्टिगेशन करना चाहिए, कब कब हमें हेर्बिसाइड यूज करना, कब पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए और कितना स्प्रे करना चाहिए, ये सारी चीज प्रिडिक्ट करने के लिए आजकल एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। एक टेक्नोलॉजी और है जो दिस टेक्नोलॉजी इज येट टू रीच टू इन अवर कंट्री, बट इन डेवलप्ड कंट्री दे हैव डन, बिकॉज मोस्ट ऑफ the things in a developed country, let us take the example of America, they are more dependent on a processed food, and basically in our country if you see that as far as the fruits and vegetables is concerned, hardly 2.5% of fruits and vegetables are being processed, but if you see
the USA, where everything is being maintained through the process line. So a new technology, digital technology, which is called as a blockchain technology, it can be implemented, and this is useful, very useful, especially for piracy checking, for traceability checking, for making digital payment, even for content aggregation of different unit operation. That is a technology, it is yet to come into our India. मगर एक कम्युनिकेशन जो प्रोटोकॉल है, जिसमें कि बार कोड आते हैं, क्यूआर कोड आते हैं, RFID आते हैं, ये ब्लूटूथ आते हैं, ये ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि मार्केटिंग में बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ये टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में भी आ गई, ये भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है। और इसी क्षेत्र में एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कि प्रिडिक्टिंग और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के काम में आती है, और ये एग्रीकल्चर में बहुत ही उपयोगी हो सकती है कि हम किस तरीके से इसको काम में लेते हो, हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि क्या हमें आगे करना है, और एग्रीकल्चर को किस तरह से हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। और 10वां जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का फील्ड है, वो है क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके द्वारा हम अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन को ग्लोबली फोरकास्ट कर सकते हैं, और बाहर की चीजों को भी हम काम में ले सकते हैं। इस तरीके से IoT, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर की भविष्य भी हमारा इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और हमें ये देखना है कि हम किस तरह से हमारे क्लाइमेट कंडीशन को मॉनिटर कर सके, और हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि हमें क्या करना है एग्रीकल्चर में, किस हिसाब से करना है। ये इसी तरीके से जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करते हैं, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस, ग्लास हाउस, वॉक इन थ्रू, फोर्स्ड कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन, बहुत सारे ग्रीन हाउस अवेलेबल है। ये कैसे मोर प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इनको कैसे रेगुलराइज करना होगा, इसमें भी हम IoT का यूज कर सकते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए, टाइमली और हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, इवन कैटल मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को काम में ले सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग हो, जो कि हमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को रिड्यूस करने में काम में आ सकती है। डबलिंग द फार्मर इनकम में पहला कंपोनेंट यही दिया है कि हम कैसे हमारे जो एग्रीकल्चर इनपुट हैं, उनको, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ावें, और हमारे जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको रिड्यूस करें। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी इसमें बहुत काम में आ सकती है। और एग्रीकल्चर ड्रोन, जो कि हम वर्टिकली हमारी क्रॉप को कैप्चर कर सकते हैं, यील्ड फोरकास्ट कर सकते हैं, स्प्रेइंग और पेस्टिसाइड की स्प्रे करना, उनको हम काम कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उपयोग भी हो रहा है। और ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भविष्य अब इन्हीं टेक्नोलॉजी पे अवेलेबल है, और एंड टू एंड फार्म मैनेजमेंट सिस्टम भी जो है बेटर रिजल्ट के लिए, वो हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी को काम में लेना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको हम नोवल एग्रीकल्चर सिस्टम कह सकते हैं, और इनके द्वारा हम हमारी जो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को भी एनहेंस कर सकते हैं, और हमारे सिस्टम को मोर अच्छा रिन्यूमरेटिव कर सकते हैं, और क्लाइमेट के हिसाब से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, और किसानों को भी हम उद्यमिता की तरफ बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। समय कम था, मेरे को कहा गया था कि केवल 10-15 मिनट ही आपको बताना है, तो मैंने कोशिश ये की है कि किस तरह से हम, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, और इन प्रॉब्लम को सोल्वने के लिए जो एक इंटीग्रेटेड मिशन मोड पे हमें काम करना है। हमें ऐसा काम नहीं करना है, हमें ऑब्जर्वेशन लेनी कि वर्ल्ड वाइड जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि नेचुरल फार्मिंग एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, मगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब हम हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड ग्रेन को देखें, इस साल हमने 310 मिलियन टन को क्रॉस कर लिया है। मिल्क प्रोडक्शन है, हमने 210 मिलियन टन को क्रॉस कर लिया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को हमने 335 मिलियन टन के करीब क्रॉस कर लिया है। अगर हम सारी चीजें एक सिरे से नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे, तो मेरे अंदाज से हमें हमें ये जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है वर्तमान में, ये 50% रह जाएगा। और उसके बाद हमारे साथ बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हम किस तरह से हमारे 138 करोड़ जनसंख्या, उनको हम फीड कर सकें। तो हमें आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी हम बहुतायत मात्रा में काम में ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड को, उनको जुडिशियली यूज में करना है। और IoT को, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के द्वारा, या ITC जिसको हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ये भले मशीन टू मशीन हो, कम्युनिकेशन हो, या कोई और दूसरा सिस्टम हो, जो कि मैंने आपको विस्तृत चर्चा में बताया कि 10 डिजिटल टेक्नोलॉजी जिनको माध्यम से हम हमारा जो डिजिटल फार्मिंग है उनको हम काम में ले सकते हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी हो, सेंसिव टेक्नोलॉजी हो, इसके अलावा
इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो या इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, बिग डेटा एनालिटिक्स हो, क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इनके द्वारा हम बहुत अच्छी तरीके से हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः स्वागत है। और मैं ये चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो स्टूडेंट हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अब अपने आप को आधुनिक रूप में जितनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमें हमारे ट्रेडिशनल जो भी अवेलेबल है उसके साथ भी जुड़े रहना है, मगर उन ट्रेडिशनल सिस्टम्स में जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उनको आर्टिकुलेट करते हुए हमें हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ाना है और हमें अपने आप को करनी है और एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना है। और इसी के द्वारा हमारे फार्मर्स को हम अच्छे एक उद्यमी बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर 1 मिनट सर, सर बोल रहा था कि क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है सर? क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में ये है कि जैसे हम एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और कहीं पे आप बैठे हुए हो मथुरा में और ऑब्जर्वेशन आपने लिया बीकानेर से, अब बीकानेर में जो सिस्टम वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप उस सिस्टम को उन डेटा को सारी चीजों को एक्सचेंज करना हो, उनको प्रोसेस करना हो, उनको ट्रांसमिट करना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वो क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू भेज सकते हैं। और ये सिस्टम ऐसा है कि जैसे से एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आनी शुरू होती है और जब बहुत तेज तूफान आता है तो वो एंट्री लेता है जैसे आपके वेस्ट बंगाल से और उड़ीसा से, तो वहां की इंफॉर्मेशन लेके तुरंत आपको अलर्ट करना है कि दिल्ली और यूपी एंड बिहार वालों को, तो वो सारी चीजों को तुरंत आप ट्रांसमिट करने के लिए, सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के लिए और उनको राइट एनालिसिस करने के लिए हम क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत आगे बढ़ रही है और इसके द्वारा तुरंत हम सिस्टम्स को, आज हम मोबाइल पे भी जो काम चीज देखते हैं, व्हाट्सएप हम ये करते हैं, ये भी एक सिस्टम है जो क्लाउड से ही अटैच्ड है। हम सारी इंफॉर्मेशन क्लाउड को देते हैं, क्लाउड फिर इन टर्म्स दूसरी जगह ये भेजता है। ये क्लाउड वो बादल नहीं है, मगर ये क्लाउड है फ्री स्पेस, और जिसमें ये सारा का सारा स्टोर होता है, और इलेक्ट्रॉनिकली स्पेस को हम ये क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। सर आपने राम बोला था, रेजिलेंस कुछ करके आप। रेजिलेंस, एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन। वैसे ये है श्री राम, ये फॉर्मूला है श्री राम, SRIRAM। ये क्लाइमेट चेंज के लिए अच्छा फॉर्मूला डिराइव किया है। श्री राम का मतलब है SRI, सिस्टमेटिक रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन ऑन रेजिलेंस एग्रीकल्चर। आर का है रेजिलेंस, ए का एडॉप्टेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड एम का है मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। Okay. Thank you so much, sir, for telling the problems related to agriculture. You have highlighted the problems related to soil, water, seed, implements, climate change, and you have also told the ways how to cope up with these problems. So Right. thank you so much, sir, Thank for you. motivating us in order to do better in agriculture field. Thank you so much, sir, from the behalf of the whole organizing committee. Okay, we will take your question at the end of the session. Okay, Deepak? Okay, so now I would like to invite the speaker of today, Dr. Sudhir Kumar. Dr. Sudhir Kumar is working as Senior Scientist, Plant Phenomics Facility, Division of Plant Physiology, IRI, New Delhi. He has published more than 80 research and review papers in national and international journals. He has organized several training workshops for faculty. He has the research experience in deciphering physiological, biochemical, and molecular mechanism of abiotic stress tolerance and nutrient use efficiency of crop plants, phenomics of moisture deficit, stress tolerance, and nitrogen use efficiency of rice and wheat. He has also worked in development of varietal and hybrid technologies of pearl millet for higher yield and nutritional improvement. He worked with PDF SR Modipuram Meerut for organic farming and its impact on crop physiology. He also worked with Control Environmental Facility, Phytotron at IARI. He is currently working with Nanaji Deshmukh Plant Phenomics Center. So we all are eagerly waiting to hear from you, sir. The platform is all yours. We are welcoming you, sir. Okay, thank you so much for these nice words. And I think I need slide sharing options if you can. I need slide sharing options.
Okay, I would like to request the technical team, please resolve the issue of sir. Slide sharing will be good enough for me. Okay. Yeah. Now you Are you can getting, sir? share the slides, sir. Yeah. I hope my screen is visible and I am audible. You are audible, sir. Yeah, And- yes, sir. Your screen is visible. Yes. Okay. So I was listening to our sir about the new technology in the field of agriculture, especially the sir has introduced few terms which were new to me, but slightly relevant with the topic which I'm going to cover, that IoT, big data analytics, and how that cloud computing information can be useful. And sir also used one more word, imaging. So I will try to focus on imaging for the day. और मैं आज इमेजिंग के बारे में बात करूंगा कि एक फोटो, हम जो एक फोटो की बात करते हैं, अगर वो इफ यू टेक दैट फोटो बाय डिफरेंट कैमरास, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आ सकती है, और वो हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट. So for the day, I will try to explain something or bring something briefly about the role of these imaging sensors and how these इंफॉर्मेशन और जो बिग डेटा इससे आता है उसको क्रॉप इम्प्रूवमेंट में और फार्मर्स इनकम को इम्प्रूव करने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं. आई होप माय स्लाइड्स आर मूविंग. Yes, sir. Okay, fine. So starting with the one word where the things are talk a lot, जिसके बारे में बहुत सारा बात होती है, फिनोमिक्स. और इसके बारे में जैसे हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड से हम बात करते हैं जीन की, हम बात करते हैं जीनोमिक्स की. तो ऐसे ही एक वर्ड 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिनोमिक्स. सो प्लांट को हम कैसे देख सकते हैं. एक बात सारे पार्टिसिपेंट शायद मेरे साथ सहमत होंगे कि जो प्लांट का फिनोम है, जो प्लांट देख पा रहे हैं, उसी की हर एक को आवश्यकता है, क्योंकि जो भी फल खाता है, जो भी उपज आती है, दैट्स रिलेटेड विद द हाउ द प्लांट एक्चुअली लुक. वीट का प्लांट अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ही उससे ईल्ड की उम्मीद कर सकता हूँ. तो इसीलिए टू सी दैट फिनोमिक्स एस्पेक्ट, और अगर हमें फिनोमिक्स के बारे में बहुत ज्यादा जानना है तो एक आदमी या कुछ आदमियों का ग्रुप उस इंफॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकता है. तो इसके लिए जैसा सर ने बताया, वी नीड टू हैव सम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज व्हिच आर कमिंग अप, जो अभी आ रही हैं. और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, आप अगर देख पा रहे हैं तो एनवायरमेंट का रोल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात हर एक प्लेटफॉर्म पे होती है. जहां भी हम जाएंगे वहां पे एनवायरमेंट का रोल सबसे ज्यादा आता है. सो हाउ आवर प्लांट कैन बिहेव, बिकॉज जहां भी हम crop productivity, if we talk about that one, the things come into the picture is phenotype. So environment come into the picture. तो आज मैं थोड़ा ब्रीफ उसके बारे में बताऊंगा, then I will come to the topic. So यहाँ पे हमारे पास जीन की इंफॉर्मेशन है. उस जीन को जब हम ट्रांसलेट करके उसको सेल के थ्रू उसका एक प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, अल्टीमेटली जो ये दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. और इस फिनोटाइप को अगर मैं environment के according change through, there are so many ways by which the things can change. So to know about the phenotyping aspect is very important, and to get that information उसको पाने के लिए रोबोट के थ्रू one way, then फोटो लेके नॉन इन्वेसिवली काटे बगैर, और एक है कि जो इंफॉर्मेशन इससे आई है और इससे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो दैट इज ह्यूज इंफॉर्मेशन वी कॉल एज बिग डेटा. सो वी कैन गेट स्टेज वाइज इंफॉर्मेशन, हाउ द प्लांट इज ग्रोइंग, हाउ इट्स कोपिंग विद एनवायरनमेंट के साथ वो कैसे बिहेव कर रहा है. तो इस स्टडी को ही हम लोग फिनोमिक्स के नाम से जानते हैं. देन एक एस्पेक्ट और ऐड करना चाहूंगा जिससे आगे की चीजें आई होप विल बी क्लियर फॉर अस, कि जैसे सोलर का रेडिएशन आता है, सम पार्ट गेट एब्जॉर्ब, सम पार्ट गेट रिफ्लेक्टेड, और कुछ इसमें से ट्रांसमिट हो जाता है. इसी बेस पे
the basis by which we can get information through transmittance और through reflectance, हम लोग कुछ सेंसर्स यूज करते हैं. उनका मेन एम है, जैसे कोविड काल में एवरीबॉडी वाज देयर एंड वी यूज वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इंफ्रारेड गन. अगर किसी भी आदमी के माथे पे इंफ्रारेड गन यूज की जाए तो उसकी हेल्थ के बारे में एक आइडिया मिल सकता है कि उसको फीवर है कि नहीं है. सेम वे ये these all sensors can be used to get information how good the health of our plant is. So based on that we have applied or we are able to use large number of sensors. For instance, laser scanner, what it can do, it can give idea how my plant is spread. So this kind of information can be obtained from this one. Then we have X-ray, because inside the roots, inside the soil, roots are there, we cannot see those roots, but with this X-ray technology we can see how fast, how deep, how spread our roots are there. So this kind of information, ऐसी information हम X-ray से, एक्सरे अब तक आदमी के लिए यूज होता था, बट टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरे अब प्लांट के एस्टिमेशन के लिए, कौन सा प्लांट जो कम पानी लेगा तो क्या उसकी रूट्स गहराई तक जाएंगी. दैट वे दिस एक्सरे इंफॉर्मेशन इज यूज्ड. Then one more important aspect I want to introduce prior to go to the main part, that there are ways, for instance, what we could see, जो हम लोग आंखों से देख पाते हैं उसको हम बोलते हैं विजुअल रेंज. 400 to 700 नैनोमीटर, इसके बीच में कोई भी रेडिएशन होगा तो हम देख लेते हैं, उसको आरजीबी की फॉर्म में देखते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू. जबकि इससे ऊपर जाएंगे वो है नियर इंफ्रारेड. Then we have these two bands which start. In fact, it's a what we call as each nanometer has its own wavelength. So it's a cluster of bands. So it start from 400 से लेके 1000 तक, 1000 से लेके 2500 तक. और ये वो है जिससे प्लांट का टेम्परेचर और ह्यूमन का भी टेम्परेचर हम लोग नाप सकते हैं. और देन दीज आर जो एग्रीकल्चर में थोड़ा डीप तक गए हैं, वो फोटो सिस्टम 2 एक होता है कि जो फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसके लिए फोटो सिस्टम 2 की एफिशिएंसी क्या है वो हम इस इंस्ट्रूमेंट से जान लेते हैं. इस वे में ये different, these are the different sensors which can be used to get information about plant phenotype, or the term if I use about the plant behavior, how it's actually seeing. If you can recall the initial equation which I put in the screen, that was T is equal to G into E. So under E, how my genotype, for instance, if I say wheat variety, how it's behaving. To get this information, we can use these imaging sensors that may be X-ray, ultraviolet ray, then this RGB, then NIR, hyperspectral infrared, so forth, so on. So these can be used to get information about the plants. Then one important aspect, either we keep one sensor and the plant is there, or we can do in a different way that the sensor will move and plant will remain stable. It can be the case that plant will move and sensor will remain stable. So in both way, for instance, I have a camera here, I will call all the ports, they will come one by one and image will be taken. It is the one way where जो मेरा सेंसर इज स्टेबल. और अगर मेरा जैसे मेरा सेंसर मूव कर रहा है और मेरा प्लांट यहीं पे रखा हुआ है, तो उस केस में हम व्हाट वी कॉल एज दिस वे. सो इन दैट वे वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट. एंड इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिस प्लांट का मैं फोटो ले रहा हूँ उस प्लांट का आखिरी में मैं ईल्ड भी लूंगा, उसको काटने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी. और इन सेंसर्स के द्वारा ईच स्टेज में व्हाट इज हैपनिंग विद द प्लांट, दोस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई कीप एक्यूमुलेटिंग अप टू द लास्ट स्टेज. सो इसका दो वे है, या तो जहां पे हम E को स्टेबल कर लेते हैं, एज आई टोल्ड वन इक्वेशन वाज देयर, P इज इक्वल टू G इनटू E. इफ E is stable, there won't be any change. अगर environment में जहाँ पे प्लांट ग्रो हो रहा है वहां पे कोई टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी आर ऑलमोस्ट स्टेबल, वहां पे P
will be equal to G. So जो G की capability है वो that will be appear in terms of P. It can be the case because everybody talk. सब हम लोग बात करते हैं जबकि क्रो फील्ड में उगाई जानी है तो फील्ड में कैसे बिहेव करता है, तो वो इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे क्रो ग्रो की जाती है और यहाँ पे सेंसर मूव करता है। तो यहाँ पे आउटसाइड कंडीशंस है, फील्ड में जैसी कंडीशंस है, तो हर स्टेज पे वीकली फोर्टनाइटली और बेस्ड ऑन द नीड। फॉर इंस्टेंस अगर मुझे रोज इमेज लेना है, मैं देखना चाहता हूँ कि रोग मेरे प्लांट में कैसे स्प्रेड हो रहा है, तो मैं रोज इमेज ले सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा प्लांट कैसे बढ़ रहा है, तो मैं वीकली ले सकता हूँ। तो ऐसे करके ये एक एस्पेक्ट है। Then the most important aspect now in the agriculture come into the picture as told by sir, also that drones can be used to gather those information, and then IoT, cloud, artificial intelligence, ML, all thing can come into the picture। वो सारी चीजें जो लार्ज इंफॉर्मेशन हम यहाँ से एक्वायर कर रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू एनहांस the crop quality, can increase or can find out shortcomings, those shortcomings जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके we can improve the yield। The basic focus of all these three aspects which I explained on this screen, तीनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लांट के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी, क्योंकि अगर एक फार्मर प्लांट ग्रो करता है, फॉर इंस्टेंस वीट की बात करूं तो एवरेज मैक्सिमम वो 20 बार फील्ड पे जाकर देख सकता हूँ कि मेरा प्लांट कैसे बिहेव कर रहा है, लेकिन उसके दौरान उसको ये पता नहीं चलता विच आर द एक्चुअल स्टेज, व्हाट आर द चेंजेस, से फॉर इंस्टेंस द स्टेज में रीच where it's required more important attention। So those kind of information can be obtained from here because we are taking image every day and we are having all the stocks। और जैसे जो इमेज एक्वायर हो रही है, एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद भी मेरे पास स्टेक है कि फर्स्ट वीक में प्लांट कैसे ग्रो कर रहे थे, सेकंड वीक में कैसे ग्रो कर रहे थे, अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई तो उसके बाद क्या बिहेवियर आ रहा, इनमें से कौन सा ऐसा जीनोटाइप था जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम दिस हाई थ्रूपुट फिनोटाइपिंग। IRI में NSF के थ्रू एक बहुत ही लार्ज फैसिलिटी एस्टेब्लिश की गई थी। सर ने भी अपने लेक्चर में एक वर्ड यूज किया था RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। दिस RFID टैग इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे हमने एक बार टैग लगाया तो उसके बाद जो पोर्ट मूव हो रहा है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। एनवायरमेंट की मैंने बात की है, तो ई की बात की जाए तो हमारे पास पूरी जानकारी कि उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर क्या था, लाइट क्या थी, RH क्या था, और इसके साथ साथ हम इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि प्लांट का टेम्परेचर, लाइट और RH इसके अकॉर्डिंग प्लांट ग्रो करे तो वो भी किया जा सकता है। एक थर्ड एस्पेक्ट है, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट वाटर नाउ। पानी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारी मोस्टली क्रॉप, बिकॉज धान जो है बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, तो धान में ऐसी वैरायटी कैसे डेवलप की जाए जो विच कैन यूज लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो पहले हमें ये जानकारी करनी जरूरी है कि पानी कैसे कैसे प्लांट एक्चुअली यूज करता है। तो यहाँ पे एवरीडे ये जो प्लांट का वेट है वो लिया जाता है और देखते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में मेरे प्लांट ने कितना पानी पिया है। और ये स्टोरी एक दिन के लिए नहीं होती, पूरे फॉर इंस्टेंस अगर मेरा राइस ग्रोइंग सीजन 120 दिन का है, 120 दिन में एवरी डे मेरा प्लांट कितना पानी पी रहा है, उसके साथ साथ मुझे इमेज के थ्रू पता चल रहा है कितना बायोमास जनरेट कर रहा है, और बाद में मुझे जानकारी मिलती है कि उसमें से कितना यील्ड आएगा। तो हमें ये पता चल जाता है कि पूरे सीजन में कितना पानी प्लांट ने लिया है और आखिरी में उसने कितना उसमें से यील्ड दिया है। एक चीज और यहाँ पे जानने को मिली जो ओपन फील्ड में नहीं मिलती है, कि जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो वी टेक वेट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आल्सो। तो मॉर्निंग में जब वेट लिया तो वी वर स्ट्रेंज, हमें आश्चर्य हुआ कि प्लांट जो है ना रात भर में 40 ml के आसपास पानी यूज कर रहा है। Every plant physiologist was astonished to know that 40 ml water was lost because we have a theory that stomata रात को क्लोज होते हैं, इसलिए
पानी यूज नहीं होता, लेकिन उसके बाद जब उसको डीपली पता चला तो कुछ ऐसे जीनोटाइप थे जो रात को भी पानी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जीनोटाइप को हमने एक्सक्लूड किया, वो जीनोटाइप यूज करने की कोशिश कर रहे हैं प्लांट क्रॉप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में, जो रात को पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एस्पेक्ट, ऐसी ऐसी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन इट्स प्लांट फिनोमिक्स फैसिलिटी के थ्रू हम लोग अब तक एक्वायर कर चुके हैं। देन कुछ जानकारी हमें इस एस्पेक्ट पे भी जानना है। फॉर इंस्टेंस, इफ आई आस्क एनीबॉडी टू सी दीज टू प्लांट्स, अगर मैं आप दोनों को ये मतलब सबको ये प्लांट देखने के लिए बोलूं, तो आप कह सकते हो कि ये प्लांट ठीक है और ये सूखने के बाद है। लेकिन इफ आई आस्क टू क्वांटिफाई, यदि मैं बोलूं कि कितना चेंज आया है, तो पहले हम सिर्फ ये बोल सकते थे कि प्लांट ड्राई हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और एक वर्ड आई वांट टू यूज, pixels. How many pixels were here? Green pixels you could see. पर how many green pixels? यहाँ पे कितनी हरियाली थी और यहाँ कितना पीला हो गया 8 दिन में। और ये सिर्फ एक प्लांट की बात है। अगर आप मेरी पहली स्लाइड पे ध्यान दे तो मैंने बताया कि 1200 प्लांट हमारे पास है। तो जो प्लांट इन 8 दिन के अंदर पानी रोकने के बाद भी ग्रीननेस अपने पास रख पा रहा है, वी कैन यूज दैट प्लांट टू सेंड दैट फील्ड एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। ऐसे ही एनआईआर के बारे में, एनआईआर से क्या जानकारी मिल सकती है? एनआईआर हमें बता देता है कि प्लांट में कितना पानी है। इस प्लांट में 8 दिन, सेम प्लांट हियर, सेम प्लांट का जब एनआईआर कैमरे से फोटो लिया गया तो यहाँ पता चला कि इसमें मोस्टली पानी यहाँ कन्फाइंड था। लेकिन 8 दिन के बाद जब पानी खत्म हो गया तो मोस्टली पानी सिर्फ इस हिस्से में था। तो ये जानकारी और इसी प्लांट का मुझे बाद में ईल्ड भी मिल सकता है। अब तक क्या था, या अगर मुझे ये ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीड टू कट डाउन दिस प्लांट एंड देन नीड टू वेट दैट वन हाउ मच व्हाट वाज देयर। बट नाउ थ्रू दिस NIR imaging technology we can get all those informations and we can also get yield from the same plant. Then these are the most important aspect. After 90 kilopascal of drought, I hope you can quantify it's a huge drought situation. We find a transgenic plant. Here we have two plants in this pot. This plant is wild one and this plant is transgenic one. So transgenic plant can able to survive this type of drought. So it give the path so that I hope soon we will have a variety which can withstand drought and still can give us good yield. There is no point to get yield, but can give good yield. So this aspect is being identified through this plant phenomics facility, and the basis was that this has the capability to still make food under such drastic conditions. Then we slightly work more in terms of infrared camera. If you see after 8 days of stress how the temperature of the plant get changed, and we find plants which having deep roots, they can still hold the temperature at low side. जिनका temperature कम होता है, it can be used for what we call as grow in a place where the water scarcity is more, so they can be put in the breeding pipeline for improvement. Then one aspect is the root. We can find out that how the roots are spread, the real, but still one has the bottleneck here that we need to use transparent pots. Only then we can get information about how the roots spread. And these are the really important aspect through this hyperspectral imaging. I told that the range is 400 to 2500, and each nanometer can give us idea about, I hope you have some sort of idea about the pigments. That range start from 400 to 700, under which chlorophyll A, B, C, how all those get changed, and after 8 days of stress, how these pigments get changed. Those kind of information can be obtained. And here I show something interesting. The interesting part is that it give idea that how many availability of N can be estimated by imaging only.
I hope this kind of information can be useful because those that work in the lab and they know how their GLDL process is required to estimate the end content by imaging. If you could get that information, it is a huge bonus. So in that way, that image-based facility can be really helpful to phenotype the plant, maybe for the greenness, maybe for the water content, maybe for the plant temperature, maybe for the photo formation, for photosynthesis process, and even for the roots. Then to show you actually how the things look like, for instance, I have taken the two sets of the plants. They are grown up to this stage. They are both are same, and here I impose drought. So once I impose the drought, how my plant get changed, you could see that here more and more yellow leaves are there. So these kind of senescence, पीलापन इन पत्तियों में आ रहा है, though we have here, but the rate was fast here. So it shows that कि हमारा पानी ना मिलने से प्लांट में कैसे चेंज होता है. यहाँ पे आप देखोगे जैसे पानी रोका, इसमें ईयर्स जो है ना फास्ट आनी शुरू हो गई. यहाँ पे देखोगे इसमें दे आर इन इनिशियल स्टेज. सो इस वे में फ्लैगली ब्रूक डाउन हो रही है. तो ये सारा बिहेवियर इट शोज दैट बिकॉज अब तक जो हमने ब्रीडिंग के लिए काम किया है, दैट वाज what we call as empirical breeding. जो मिला बेस्ट वो यूज कर लिया. But now the time has come to focus on trait based. और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा, if you can go that, they have developed a variety called Drysdale, और वो सारा ट्रेट बेस्ड था. वी हैव टू फाइंड आउट द ट्रेट्स फॉर कि मेरा प्लांट कितने दिन तक ग्रीन रहता है. जो ग्रीन रहेगा तो इट मींस फूड फॉर्मेशन करेगा इवन अंडर ड्राउट. सो वी यूज सम काइंड ऑफ स्टे ग्रीन ट्रेट. सो दिस काइंड ऑफ targeted traits if we use for our crop breeding program, then we can really get some good wheat or any kind of varieties for which we are going this what we call as directional breeding. इसके बाद इमेज के साथ कैसे कर सकते हैं. एक इमेज लिया, उसको पहले प्री प्रोसेस किया, उसका सारा बैकग्राउंड सेगमेंट आउट कर लिया, क्योंकि हमारा फोकस पूरी इमेज में से सिर्फ प्लांट है. प्लांट को लेने के बाद उसमें पिक्सल्स क्या हैं, पिक्सल का क्लासिफिकेशन किया, ग्रीन है, रेड है, ब्राउन है, और उसके बेस पे फिर what we call as the big data techniques come into the picture. I hope you have some sort of idea about k-mean clustering, SVM, support vector machine. So these kind of things are done to get information what we get through these images. और इसका एक प्रोसेस है. मेरी ये इमेज थी, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस पार्ट में था, मैंने इसको सेगमेंट आउट कर लिया. इसको सेगमेंट आउट करने के बाद मैं इसमें से क्या क्या ले पा रहा हूँ, कितने पिक्सल्स किस जोन में है, कितना ग्रीन है, यहाँ पे आपको एवरी इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन. और ये इंफॉर्मेशन इतनी लार्ज होती है, सिर्फ एक फोटो का मैं बात कर रहा हूँ. अगर 1200 फोटो है इसी प्लांट का, 3 साइड से इमेज और एक टॉप व्यू से, सो द बिग डेटा कम इन ह्यूज स्टोरेज फॉर्म. तो कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने लास्ट शो किया है, उसके साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन भी हम ओपन कर सकते हैं. लीफ एरिया जिनको जानकारी है, बायोमास, देन ग्रीननेस. अगर किसी प्लांट को पानी नहीं दिया तो लीफ रोल होके कितना एरिया कम हुआ है. ये कुछ मॉर्फोमेट्रिक पैरामीटर्स हैं which are used, and those are from the plant physiology. They know that RGR, these plant growth related parameters, can also be estimated by taking single image at one stage, and if we compare the two images, we can get the change what is happening between these 8 days or maybe whatever the interval of the two images. उसके साथ साथ जैसे कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे ड्राउट दिया, ड्राउट देने के बाद प्लांट का बिहेवियर क्या है, प्लांट के बिहेवियर के बारे में देख पा रहे हैं कि कैसे प्लांट चेंज होता है. ये इंफॉर्मेशन हमारी आंखों में थी पहले, लेकिन अभी हमारे पास ये दे आर इन रिकॉर्ड. सो वी कैन से एट व्हाट स्टेज which genotype become weak, so how many leaves get droop down. So वो सारी जानकारी जो है
एवरी डे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस प्लांट भी है मेरे पास और कंट्रोल भी है, उनका बिहेवियर देख सकते हैं। और लास्ट में जब स्ट्रेस प्लांट था उसकी हालत क्या हुई, एंड अवर एक्सपेक्टेशन, एवरी एग्रीकल्चर थिंक अबाउट agriculturists think about yield only, so the information whatever yield is can be obtained जो यहाँ से आएगी, that will be always less. Here it will be high, so we want to see how less penalty can be means achieved, because obviously drought will impose some kind of penalty, but at how can we reduce that penalty, it's the key, and that's to find out those stage specific behavior of the plants through imaging. Then we have large data into the picture, because we need to focus about NIR intensity. हेलो Yeah. सर, सॉरी सर, पर थोड़ा हिंदी में समझाइए सर। हाँ हाँ, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे जी, सर। मेरा सर स्लाइड क्लियर नहीं आ रही सर। आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है फिर? नहीं सर, बीच में आई थी लेकिन नहीं सर, धुंधली दिखाई दे रही है, हमारे यहाँ वाईफाई है सर। तो वाईफाई होगा, अगर आप यहाँ स्लाइड साफ नहीं आ रही है तो मेन रीजन है आपकी स्पीड स्लो है। सब आपके यहाँ ठीक आ रही है? साफ आएगी, नहीं साफ सर, आए। नहीं आ रही सबके सर। साथ ही ऐसा है। यस सर। Slide not visible, sir. यस सर, यस सर। Yes, Sir, नहीं sir, सर, it's नहीं आ रही little- clear. little blurred, sir. It's- Okay, participants, please mute your mic, sir. It's little blurred, sir. ब्लर का कारण आई थिंक जो भी हो सकता है, आई थिंक बैंडविड्थ इज द वन इशू, अदरवाइज लेट मी शेयर इट अगेन। Yes, sir. Sure. I think I can try to share it. I think it should not be in that way, but sometimes it do happen that if we share the slides, they become blur because of stop sharing. I think now it's okay. Sir, it's still blurred, sir. Blur because my bandwidth is good enough, I hope. Eh, I think it may some time to load. Okay, sir, you can continue, sir. Okay. I will slightly go slow so that by the time the slide will upload completely in the pixelation. तो ऐसा नहीं होगा, मैं ट्राई करूंगा। तो इस पूरे एम के साथ आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैंने पानी नहीं दिया है, यहाँ पे मेरे दोनों प्लांट का बिहेवियर कैसे हो रहा है। जो ओके दिस वन, या मेरे प्लांट का बिहेवियर कैसे हो रहा है, ये स्टेज वाइज जो है हम लोग जान पा रहे हैं। यहाँ पे जो जिसको रीवाटर किया वो फिर से जाने की कोशिश कर रहा है, और जो मेरा प्लांट था जब यहाँ पे पानी रोका गया उसका कैसे बिहेवियर है। NIR के थ्रू ये सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो इससे इंफॉर्मेशन आती है वो डाटा, आई थिंक इफ आई से द वर्ड्स गीगाबाइट, इट्स वेरी स्मॉल टर्म। अगर एक एक्सपेरिमेंट का डाटा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे मैं एक पोर्ट को एक बार इमेज लेता हूँ IR से, फिर फोटोसिंथेटिक सिस्टम से लेता हूँ, फिर RGB से लेता हूँ, फिर NIR और ये हाइपर स्पेक्ट्रल, आप सोच सकते हो कि 663 इमेज आती है। और 663 इमेज का अगर मैं बात करूं तो आपका RGB की एक इमेज 30 MB का है, और VNIR का एक इमेज 1.2 GB का है, और स्वे का एक इमेज 900 MB का है। सो ऑलमोस्ट 2.8 GB डेटा फॉर वन पोर्ट एक्वायर किया जाता है, और वो इंफॉर्मेशन दे सकता है कि जिस सीमा तक हम उससे लेना चाहते हैं। मैं लीफ का टिप देखना चाहता हूँ, मैं देख सकता हूँ। लीफ का एंगल देखना चाहता हूँ, लीफ का एंगल देख सकता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि इनकी क्या महत्ता है। अगर मेरा प्लांट ड्रॉट में है तो ये लीफ जो इरेक्ट दिखाई दे रही है, इसका एंगल ऐसा नहीं रहेगा, ड्रूप डाउन हो जाएगा। जो लीफ रोल है वो टोटल एरिया कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक प्लांट का तीनों साइड लिया है, यहाँ पे मैं लिखा है 3 साइड्स। सो 3 साइड्स इंफॉर्मेशन गिव मी
एवरी साइड ऑफ द प्लांट की उसमें क्या क्या चेंज आए हैं। ये NIR इमेज है, ये दिखा रहा है कि मेरे इस प्लांट में कितना पानी है। एंड द वन, ये जो आखिरी है, ये मुझे उसके बारे में पिगमेंट की इंफॉर्मेशन, 443 नैनोमीटर पे क्या मिलेगा, 663 पे क्या मिलेगा, एंथोसानिन कंटेंट कितना है, उसके साथ सारे पिगमेंट्स के बारे में, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, अगर मैं देखना चाहता हूँ अगली स्लाइड में, आई होप आई विल able to say, because agriculturists always think about yield, so yield के बारे में बताऊंगा कि उसको कैसे इससे एस्टिमेट कर सकते हैं। ये कुछ एस्टिमेशन है व्हाट वी कुल, जो हम यहाँ से अब तक इतना इमेज जो है एक्वायर कर चुका हूं, और एक एक्सपेरिमेंट में इतना इमेज के बाद उस प्लांट ने पूरी अपने जीवन काल में किस किस तरीके से बिहेव किया है, पानी ना मिलने पे कैसे बिहेव किया है, हाई टेम्परेचर मिलने पे कैसे किया है, उसको जो है अगर हमने नाइट्रोजन दिया नहीं तो कैसे किया है, वो सारी जानकारी लार्ज इंफॉर्मेशन में एक्यूमुलेट है। जैसा सर ने कहा, नाउ द टाइम हैज कम टू एनालाइज द बिग डेटा टू गेट इन्फ्रेंस। छोटे डेटा, चार प्लांट लेके काम करने का वक्त अब नहीं रहा। वी नीड टू गेट व्हाट वी यूज अ टर्म what we call as spatial temporal. I think you can understand that spatial and temporal, स्पेस और टाइम के साथ साथ हमें डेटा लेना है कि प्लांट कैसे बिहेव कर रहा है। अप टू दिस टाइम वी हैव 26 टेराबाइट ऑफ डेटा इन प्लांट फिनोमिक्स फैसिलिटी। ये कुछ है डेटा एक्वायर किया, एंड आई विल स्लाइटली, मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि इस डेटा एनालिसिस पार्ट से कैसे हम इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इतने लार्ज डेटा को लेके हम लोगों को डेटा एंड एनालिटिक टेक्निक्स लाइक SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन, क्लस्टर एनालिसिस, देन PC, आई होप एटलीस्ट इसके साथ आप फैमिलियर होंगे। इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन यहाँ से आई उसको क्लासिफाई करते हैं, और उस क्लासिफाई करने के बाद हमारा एम है कि कौन सा QTL, कौन से कहाँ पे एसोसिएशन मैपिंग है, तो उस एसोसिएशन मैपिंग और QTL के बेस पे हम वो रिल या जीनोटाइप आइडेंटिफाई करते हैं, उसको फिर क्रॉप ब्रीडिंग पाइपलाइन में यूज करते हैं। जैसे कि एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 12 स्टेज पे प्लांट का डेटा लिया। 12 स्टेज पे मुझे पता चला कि स्टेज 10 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, विच हैज द हाई हेरिटेबिलिटी, जिसकी हेरिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसके बारे में मुझे कहाँ पता चल रहा है, 10th स्टेज पे। 10th स्टेज के आसपास का जो मेरा ड्यूरेशन है, दैट इज वेरी क्रिटिकल। उस क्रिटिकल स्टेज पे प्लांट को अगर मैं कोई कमी ना होने दूं, तो आई होप दैट ईल्ड, जहां पे ईल्ड का कुछ भी पेनल्टी हो सकता है, दैट कैन बी अवॉइडेड। ऐसे ही हम क्लस्टरिंग कर लेते हैं कि कौन, सपोज जैसे यहाँ पे जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, ये 300 जीनोटाइप्स का डाटा है। 300 वीट जीनोटाइप लेके उसमें से देखते हैं कौन सा जीनोटाइप है जो उनके ग्रुप्स बनाए हैं, फिर उन ग्रुप्स में से भी देखते हैं कि कौन सा कंट्रोल में अच्छा बिहेव कर रहा है, C मतलब कंट्रोल, D कौन सा ड्राउट में परफॉर्म कर रहा है। उनमें से बहुत कम लेके, क्योंकि फील्ड में काम करना इन लार्ज नंबर जीनोटाइप्स के लिए इज नॉट ऑल दैट इजी। एक और एस्पेक्ट है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था, बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट आवर एम इज दैट वी शुड गेट यील्ड। सो यील्ड का एस्टिमेशन, क्योंकि सर ने बोला कि अब फोरकास्टिंग, प्रिडिक्शन, दीज आर की। सो जैसे हमारा प्लांट का इमेज ले लिया, इट्स फ्रॉम द साइड, ये ड्रोन से अगर मैंने फील्ड का इमेज लिया तो फील्ड में इमेज के थ्रू मैं इसका ईयर काउंट कर सकता हूँ, और ईयर काउंट करने के बाद इस ईयर की लेंथ में कितना सीड होगा, अगर मेरे पास थोड़ा ग्राउंड ट्रूथ डाटा है तो मैं उसका ईल्ड प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ये काम अभी इनिशियल स्टेज में है, बट जैसे जैसे AI, ML और ये फास्ट what we call as big data analytics will come into the picture, ये काम बहुत आसान हो जाएगा कि एक बार फील्ड पे
लास्ट स्टेज से पहले ड्रोन से इमेज लिया, दैट इमेज कैन बी यूज टू गेट द yield एस्टिमेशन और yield प्रेडिक्शन, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। डिजीज के बारे में भी ये किया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इन बाली के थ्रू वी आर एबल टू एक्यूरेट हाउ मेनी ईयर्स आर देयर, और उन ईयर्स में कितना सीड है, वी कैन आल्सो गेट दोस इंफॉर्मेशन। उसके लिए थोड़ा एक बार मैनुअल इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट करनी है, वंस दैट एक्यूमुलेशन इंफॉर्मेशन इज यूज अलोंग विद दिस इमेज, सो हमें पता लग जाता है कि सीड इसमें इतना एक एक्यूरेसी है। ये जो पेपर है प्लांट मेथड्स में पब्लिश हुआ था, एंड द एक्यूरेसी ऑफ द पेपर वाज 96%, मतलब 96% एक्यूरेसी के साथ हम यील्ड प्रिडिक्ट कर पा रहे थे। एक ड्रोन की बात है, जहां भी हम जाते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे प्लांट की बात करते हैं, लेकिन जैसे फील्ड में जाते हैं तो क्योंकि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर अगर कहीं भी जाना है दैट हैज टू बी डन इन फील्ड ओनली। सो फील्ड में प्लांट कैसे बिहेव करता है, उसमें पानी की क्या प्रॉब्लम आती है, हाउ द क्लियर इंफॉर्मेशन, वो सारा काम करने के लिए वी नीड टू डू फील्ड फिनोटाइपिंग। उसके लिए हम जो है ना क्वाड्रिकॉप्टर या फिर ड्रोन ये सब यूज करते हैं, और वो जो है प्लांट रियल टाइम एक्चुअली प्लांट कैसे बिहेव कर रहा है, सपोज ड्राउट आ रहा है, या जैसे आईआर कैमरे का एक फोटो आप देख पा रहे हैं, इस आईआर कैमरे के फोटो में कौन से प्लांट का टेम्परेचर कम है, ज्यादा है, यानी कि वहां पे पानी की स्कार्सिटी है या पानी ले नहीं पा रहा है, तो वो सारी जानकारी हम कर सकते हैं। और अभी द थिंग जो मैं आपको कह रहा हूँ, अभी सेंसर बेस्ड आईओटी के थ्रू इंटीग्रेट किया गया है कि इमेज के बाद वी कैन इजीली फाइंड आउट वेयर द डिजीज, जहाँ पे रोग है वहां पे स्प्रे करना है, जहां पे पानी की कमी है वहां पानी स्प्रे करना है। ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड टू स्प्रे व्हाटएवर, जो भी उस क्रॉप को आवश्यकता है वो किया जा सकता है। ये आप एक इमेज देख पा रहे हो, इसमें देख पा रहे होंगे प्लांट का बिहेवियर, मैच्योरिटी टाइम। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें N0 हमने कुछ N ऐड नहीं किया, ये कंट्रोल था, ये ड्राउट था। तो इसमें जीनोटाइप कैसे बिहेव कर रहे हैं ड्रोन के थ्रू, वो हम इंफॉर्मेशन इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। ये कुछ उसका प्रोसेस इमेज है, जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वहां पे NDRA कितना था, ड्राउट में कैसे बिहेव किया, ये सारी इंफॉर्मेशन we can get, और ये इंफॉर्मेशन आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल करके हम वो जीनोटाइप, वो पैच, बिकॉज यहाँ पे तो हमें एक पैच दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें इस पैच का मेटा डेटा हमारे पास है कि यहाँ पे कौन सा जीनोटाइप है, वो जीनोटाइप जो फील्ड में ऐसा बिहेव कर रहा है उसको लेके फिर हम जो है एक्सटेंसिवली वर्क करके क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में उसको ऐड कर सकते हैं। ये कुछ उनका क्वांटिफाइड डेटा है जो यूज किया जाता है बाद में एक्सप्लेन करने के लिए कि 80 डेज पे कैसे बिहेव किया, 160 डेज, बिकॉज व्हाट वी कॉल स्पेशियल एंड टेम्पोरल डेटा, समय और स्थान के अनुसार ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए कि प्लांट की या क्रॉप की किस स्टेज पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। These are the few images जो दिखा रही है कि पानी की अवेलेबिलिटी प्लांट में कैसे है। ये मेरा फील्ड था एंड इट्स हैव बीन टेकन थ्रू, वी हैव ए माउंटेड कैमरा हियर। सो जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके साथ कुछ कुछ चैलेंजेस भी हैं। द बिग चैलेंज इज डेटा स्टोरेज। जैसा मैंने बताया कि एक इमेज 2.8 GB का है और वो सिर्फ एक बार का है। अगर मुझे 20 बार इमेज लेना है एक प्लांट का, द अमाउंट ऑफ डेटा कितना स्टोरेज चाहिए। डेटा एनालिसिस, अभी हमें 4 लाइन का डेटा एक्सेल में हैंडल करने में when we say use the mouse, it's become very difficult, but when we have large data, almost 100 MB Excel file, to get all those we require special skills, special team, and once we have analyzed data, how to integrate that data into the crop improvement program. But इसके साथ plant physiologist to study how that plant physiology of the plant is going on. Sensors के लिए specialist, because physics the sensors we are using RGB, NIR, and the most important aspect is the data scientist and the plant breeder. So it's a team game. When the team come
into the picture. This whole new tech with what we call as AI, ML, big data, sensors when come into the picture, we can very fastly develop the new varieties and which will be as per the need, जिसकी हमें आवश्यकता है. From data generation to data handling, meaningful conclusion. So it's a huge scope, is especially for the data scientists. So to get information from these images. And my हेलो सर. yeah, सर सेंसर्स में ही ड्रोन्स IAR और NAR आ जाते हैं. सेंसर्स, ड्रोन जो है, ड्रोन हमारा एक कैरियर है. ड्रोन इज ए कैरियर. उस ड्रोन के कैरियर पे हम जो भी सेंसर लगाएंगे, आप RGB सेंसर लगाना चाहते हो जिसमें आप RGB इमेज देखना चाहते हो, इंफ्रारेड देखना चाहते हो, तो ये दो है. एक जो है व्हीकल का काम करता है और एक जो है उसको सेंस करने का काम करता है. ड्रोन के पास सिर्फ एक कैपेबिलिटी है कि इट कैन फ्लाई. यस सर. I hope this Excuse me, whole sir. information. Yeah. Good evening, sir. Thank you for lecture. Sir, my question is, sir, as these are very complex and expensive methods, sir, for example, at one time we are checking one parameter. For example, we have developed a rice variety which is resistant to drought. But what if, sir, that variety failed in pest or infestation? So, sir, can we check two characters at same time, or is that a threat to our, economic value of the variety or development? Yeah, very good question. The real fact is that when a variety has to be released, it is not being tested only for drought. It has to be tested for pest, even for drought, and even the application of NPK and all those steps. So it get fit only that it's being asked to go for the farmers. But when we use this drone aspect, drone can carry, for instance, infrared camera, RGB camera. And one important aspect is that we can use multi-spectral camera. So the whole plant health can be obtained by these sensors or what we call as drones. So it's not that only one aspect we are talking about drought, but large information comes. And again, the last slide, what I emphasize, the huge data is coming. That's all depend on us how we want to use that one. Okay, sir. सर Thank you, आपने sir. बताया था कि जो IAR और NAR होता है उसमें मतलब की कैपेबिलिटी होती है कि प्लांट्स में कितने वाटर हैं, क्या उसके बिहेवियर है, उस सब को वो मतलब एनालाइज कर सकता है, मतलब कि पता लगा सकता है. हाँ, बिल्कुल. और IR वो से अच्छा IR से जैसे आप अपना प्लांट टेम्परेचर देख सकते हो, NIR से उसमें कितना पानी है वो देख सकते हो. तो वो आपकी आवश्यकता है कि आप उस प्लांट में क्या देखना चाहते हैं. सर ये एक इंस्ट्रूमेंट है IR और NIR. ये कैमरे हैं. कैमरे हैं, यही कैमरे हम ड्रोन्स में यूज करते हैं. ड्रोन के लिए जो कैमरा यूज होता है उसका वेट थोड़ा कम होता है क्योंकि वहां पे पेलोड का इशू होता है कि मेरा ड्रोन कितना वेट लेके जा सकता है. जो हैंड हेल्ड कैमरा है उसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन जो ड्रोन पे मतलब प्लांटेड होता है उसका वेट थोड़ा कम होता है जिससे ड्रोन देर तक उड़ पाए. सर फिनोटाइप इक्वल टू जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट का क्या मतलब है सर? आपको अगर जैसे अभी विंटर शुरू हो गई है और जब गर्मियां थी, तो आप अपने आप को गर्मियों का फोटो लो और आप सर्दियों का फोटो लो, तो आप ये बताओगे कि आप तो वही है. जो आप में चेंज आ रहा है ना, वो एनवायरनमेंट की वजह से आ रहा है. तो प्लांट का क्या है कि प्लांट को, अगर मेरा एक प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा है और उसको वहां पे जाके हीट आ गया, तो हीट के केस में मेरा प्लांट कैसे बिहेव करेगा, तो एनवायरनमेंट के कारण लीफ रोल हो जाएगी या उसका रंग चेंज हो जाएगा. तो एनवायरनमेंट बहुत कुछ डिसाइड करता है. आज आंधी आई तो आपका सेम प्लांट वहां नहीं रह सकता. मोस्ट ऑफ द लीफ, जो भी आपका सीरियल्स हैं, उनकी लीफ शेप चेंज हो जाएगी, लीफ फट जाएंगी. सो मीन्स इट्स ऑल डिपेंड कि किस माहौल में हो. शिमला में जाओगे तो आप कैप पहन लोगे और कोयम्बटूर में जाओगे तो हाफ टी शर्ट पहन लोगे. सो जहां भी आप इतना चेंज करोगे तो ऑब्वियसली आपकी फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगी. सेम केस प्लांट के केस में. ओके सर, थैंक यू सर.
हेलो, नमस्कार सर। या प्लीज सर ये थोड़ा रिमोट सेंसिंग का कंसेप्ट क्लियर करना थोड़ा। हाँ, रिमोट सेंसिंग क्या है ना कि आप इसको रिमोट सेंसिंग भी ले सकते हो, क्योंकि अगर किसी चीज को दूर दूर से कर रहे हैं, वहां पे मैं आपको सेकंड स्लाइड में शो किया था कि जब एक प्लांट पे सूर्य की लाइट आती है, इसके दो वे हैं, या तो रिफ्लेक्टेंस होगी या ट्रांसमिटेंस होगा। तो हमारे जो सेंसर्स हैं वो उसको कैसे कैप्चर कर रहे हैं। अगर मैं जैसे आईआर है वो रेडियंस लेगा, तो रेडियंस के केस में होता है कि प्लांट का टेम्परेचर क्या है, एमिसिविटी जो मेरे प्लांट की है एमिसिविटी को कैप्चर करेगा, उससे पता लग जाएगा। तो जो रिमोट सेंसिंग है वो क्या है कि आपने कौन सा सेंसर यूज किया है दूर से, तो वो ही आप मतलब अगर आप चाहो तो सैटेलाइट डेटा से करते हैं तो वहां पे थोड़ा कोर्स कोर्स डेटा रहता है। अगर आप पास से करोगे ड्रोन से तो आपका क्या कहना चाहिए, रेजोल्यूशन थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सेंसर्स वी आर यूजिंग। सर थैंक यू क्रॉप सर। सिमुलेशन मॉडल क्या होता है? क्या? क्रॉप सिमुलेशन मॉडल। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल का वैसे मेरे साथ कोई कोरिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। क्रॉप सिमुलेशन मॉडल ये है कि आप ये देखते हैं ना कि जैसे जितने भी पैरामीटर्स हैं, आप ये देखते हो कि एन एप्लीकेशन के बाद मेरा प्लांट कैसे बिहेव करता है, पानी की स्कार्सिटी में मेरा प्लांट कैसे बिहेव करता है। तो हर स्टेज को इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाती है, और जितने ज्यादा पैरामीटर लोगे तो आप जो है ना ये बता पाओगे कि अगर मेरे प्लांट को इतना पानी दिया जाता तो यू कैन फोरकास्ट दैट दिस मच अमाउंट ऑफ बायोमास हैज टू बी जनरेटेड। तो सिमुलेशन के लिए जैसे मैं एनवायरनमेंट की बात की, पी की बात करते हैं, तो पी को यहाँ पे अगर फोरकास्ट कर लेते हैं तो जी तो आपका स्टेबल है जो है। तो एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा, इफ यू एक्वायर ऑल दोस इंफॉर्मेशन, आप ये कह दे कि अगर 20 बारिश होगी तो मेरा जो है ना 4 ही टिलर आएंगे। तो वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उस डाटा को इकट्ठे करने के बाद हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जब हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ऐसा करने से ये होगा, 20 ग्राम एन ऐड करने से ये होगा। लेकिन उसके पहले काफी होमवर्क करना पड़ता है। जो सिमुलेशन मॉडल के जितने पैरामीटर्स हैं वो आपको पहले यूज करके, और फिर उसके बाद जैसे एप्सिम है, अभी एप्सिम का आई थिंक लास्ट 8 ईयर से काम चल रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। ये देखा जा रहा है कि एनवायरमेंट के साथ एप्सिम कैसे काम करेगा। पहले डी सेट था। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कौन सी इनपुट ले रहे हैं, किस क्रॉप पे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एनवायरमेंट नहीं है, सोयल भी है, माइक्रोब्स भी हैं, उसका हर एस्पेक्ट कवर करना है, उसके बाद हम फोरकास्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। मैं देसराय हिमाचल प्रदेश से। सर इसमें जो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सर आवाज आ रही है। मैं देसराय ठाकुर बोल रहा हूँ सर। इसमें जो एक्चुअली ऐसा है कि फिनोमिक्स में जो है, क्या हम लोग जो है वैराइटल डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड है उसको रिड्यूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, ऐसा ही है। क्योंकि जो काम हम फील्ड में कई कई साल में कर पाते थे, क्योंकि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ड्राउट की बात करूं, अगर मुझे ड्राउट की स्क्रीनिंग करनी है और ड्राउट के पीक टाइम पे बारिश हो गई तो मेरा 1 साल तो वेस्ट हो गया। तो ऐसे करके अभी क्या है, यहाँ पे हमें जो कुछ करना है दैट विल बी वेरी वेरी प्रिसाइज, और वो इंफॉर्मेशन सेव रहती है। सपोज एनालिसिस के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद मैं देखूं कि उस स्टेट पे प्लांट कैसे बिहेव कर रहा था, वो सारी इमेज मेरे पास है। आई कैन री एनालाइज माई डेटा, और फिर मैं देख सकता हूँ कि एक्चुअल में उनमें से कौन सा प्लांट था जो अच्छा बिहेव कर रहा था। तो आपने बिल्कुल ठीक ठीक कहा, वी कैन रिड्यूस डाउन दैट क्रॉप इम्प्रूवमेंट व्हाट वी कॉल पीरियड। थैंक यू वेरी मच सर। और ये एक दूसरा आपने ये कहा कि मैनुअली ऑपरेटेड कैमराज हैं और जो ड्रोन ऑपरेटेड कैमराज हैं हमारे पास, जिनका जो है
वेट से आपने जो है वो रिलेशन बताया कि हाँ हम मैनुअली ऑपरेटेड कैमरा जो है दे आर हैवी एंड द ड्रोन कैपेसिटी के अनुसार हम लोग जो है उसमें फिट करते हैं, बट इज द एक्यूरेसी ऑफ दैट फोटो विच वी आर टेकिंग मैनुअली एज वेल एज थ्रू ड्रोन? सर सेम ही है। वो थोड़ा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है कि उसमें कंट्रोलर हमारे पास रहता है, जो हैंड हेल्ड है उसका कंट्रोलर और उसका सेंसर साथ रहता है। सपोज हम ड्रोन में माउंट करते हैं तो वी हैव ए कंट्रोलर एट द बेस स्टेशन, उसको यूज करके हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट फ्रॉम द सेंसर्स is also in the same dimension. For instance 720p में ही हमारा RGB कैमरा दे रहा है और 720p में जो है ड्रोन से दे रहा है। इट्स अप टू अस हाउ मच वी वांट टू कैप्चर। सेम है सर। और सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जब हम लोग जो है इतने पैरामीटर्स जो हैं एक ही स्टडी में जो है वो देख रहे हैं और एट वन टाइम वी आर टेकिंग सो मच इंफॉर्मेशन फॉर आवर प्लांट्स, तो क्या ये जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो जो हमारी लैब और जो फील्ड की कंडीशंस है उनमें कितना फिट हो रहा है? ये मैं इसके साथ एक बात बोलूंगा कि जो चीज हम आंख से देख पा रहे हैं, सपोज मेरी आंख 4x4 है, आपकी आंख 6x6 है, तो आप जो देख पा रहे हो 6x6 के अकॉर्डिंग है जो मैं देख पा रहा हूँ 4x4। तो जो भी सेंसर यूज कर रहे हैं वो सबको सेम एरर लेवल पे ले रहे हैं। अगर मैं लैब में 85% एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा हूँ और फील्ड में मेरा जो इमेजिंग सेंसर है उसकी एक्यूरेसी 88% है, तो वही है जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही मुझे आउटपुट देगा। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं लास्टली ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू आ रहा है इस केस में जो है मैंने एक और ऑब्जर्व किया है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज दे आर नॉट प्रूविंग बेस्ट इन द एग्जिस्टिंग एरियाज वेयर इट वाज recommended. So this technology will help us to replace that variety from that area to next area where the suitable climate is there fit for that variety. Is it there in studies? ट्रू। हमारा जो है ना वो ऑब्जेक्टिव भी है, हम लोग उस पे काम भी कर रहे हैं। जैसे इस बार फैब में हीट में जो लोग काम कर रहे हैं, हीट के कारण जो है यील्ड कम हुई थी, तो सिर्फ हीट ही नहीं था, वहां पे आप देखोगे कि ह्यूमिडिटी भी लो थी। तो जो पोलन था, जो अपना वीट का क्या कहना चाहिए कि पोलिनेशन का प्रोसेस था वो हैम्पर हुआ था। तो अभी हमें ऐसी वैरायटी जो सिर्फ हीट पे काम करेगी, उसके साथ साथ जो ड्राइनेस आई थी और उसके साथ साथ एक एस्पेक्ट और ऐड हुई थी, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, 3 abatic stress were there. So we have planned an experiment to see how best we can study and we can find out the germ plant which can put into crop breeding pipeline. We are also working on that. And one thing which was mentioned by our worthy vice chancellor sir, ki the natural farming, and yesterday we have talked about natural farming, day before yesterday it was talked there. So how we can cope up this varietal development with the natural farming? मेरा एक इसमें सवाल ये है कि हमने फर्टिलाइजर डालना शुरू क्यों किया? अगर नेचुरल फार्मिंग इतनी अच्छी थी, हमारा पेट भर पा रही थी, तो हमने फर्टिलाइजर डालना शुरू क्यों किया? अगर इसका जवाब हम अपने से पूछ लेंगे तो फिर ये एकदम साफ है कि अगर हमारी नेचुरल फार्मिंग हमारा पेट भर पा रही थी, हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे कर पा रही थी, तो फिर हमें जो है इस फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं थी। अगर फर्टिलाइजर डाला है तो सर ने एक बात बोली थी, आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने एक बात बोली थी कि इन चीजों का इस्तेमाल बहुत देख के करना है, लेकिन वो वक्त नहीं है कि हम इनको छोड़ के और फिर अपना जीवन जी सकते हैं। ये एक ऐसी दो-धारी तलवार है कि हमें चलना भी है, इस्तेमाल भी करना है, लेकिन हम प्योर तौर पे नेचुरल फार्मिंग की तरफ नहीं जा सकते। जो इंटरेस्टेड है वो जा सकते हैं, लेकिन अगर पूरा देश चला गया तो आई थिंक वो एक बिग जो सर कह रहे थे
वी कैन नॉट एबल टू सस्टेन। सो ये चीज एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हमने इसको क्यों चूज किया था, उसी में इसका आंसर छुप। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सर सेमी ऑटोमेटेड ईयर डिटेक्शन क्या होता है सर? एक बार फिर रिपीट करोगे? सेमी ऑटोमेटेड ईयर डिटेक्शन। ईयर सेमी क्या है ना कि पहले एक एस्पेक्ट है कि हमने इमेज का फोटो ले लिया, उस प्लांट का फोटो ले लिया। प्लांट का फोटो लेने के बाद जो है एआई बेस्ड एक एल्गो है, उस एल्गो को यूज करके हम उसमें ईयर डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर फुली ऑटोमेटिक होता तो इमेज लेके एकदम से साथ के साथ मुझे ईयर के बारे में बताता। तो यहाँ पे 2 स्टेप है। एक में पहले उस प्लांट का इमेज लेना है, इमेज लेने के बाद फिर उस एल्गोरिथम को यूज करके तब मुझे ईयर डिटेक्ट करना है। 2 प्रोसेस हो गए, तो इसलिए हम इसको सेमी बोल रहे हैं। अगर एक ही स्टेप में हो जाता तो वी कैन कॉल इट एज ऑटोमेटिक काउंटिंग ऑफ ईयर्स। एल्गोरिथम क्या होता है सर? एल्गोरिदम यस। एल्गोरिदम इससे मतलब इसका डिटेक्शन कर सकते हैं कि इसमें मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, कितना वाटर है, क्या क्या है। हाँ, जिस सेंसर को यूज करेंगे वो सेंसर जिस चीज को कैप्चर कर रहा है हम उसको यूज कर लेते हैं। अच्छा सर। सर सीबीआई और एनडब्ल्यू टेस्ट फॉर्मूला क्या होता है सर? पढ़ा? सीबीआई एंड एनडब्ल्यू टेस्ट फॉर्मूला भी वाइस चांसलर सर ने बताया था। एक्चुअली मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, सर ने जो बताया था उसके बारे में मेरी थोड़ी जानकारी कम है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू सर। Okay, thank you very much, sir, for sharing your expertise views with us on Phenomics and its role and application in crop improvement, and highlighting the use of drone technology to collect farm data as well as for monitoring the changes in different stages of the crops. This was an extremely informative session, sir. Thank you very much. Also, I would like to thank Dr. N.S. Rathore, sir, for sharing his valuable knowledge on artificial intelligence as well. So I hope our participants have enjoyed today's session. So let me conclude this evening by thanking all the partners associated with us, members of advisory committee, organizing committee members, and all the participants for their unwavering attention throughout the session. Tomorrow we will have with us Dr. Sanjay Singh Rathore, National Coordinator of NIHEP New Delhi, as a chief guest, and Dr. Kapila Shekhawat, Senior Scientist Agronomy, ICAR IRI New Delhi, as a lead speaker. We look forward to welcoming you all again tomorrow at the same time. Once again, thank you all. Have a good night. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम। हेलो मैम ये रिकॉर्डिंग yes. अभी पीपीटी है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। मैम कुछ Okay, बच्चे one at व्हाट्सएप a time, ग्रुप please. थैंक यू मैम। Who is speaking? मैम कुछ बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है मैम, प्लीज उनको। WhatsApp group में add नहीं है। Yes, Okay, ma'am. I'll inform this. Okay, to the organizers, they will add you. Okay. ओके मैम ये मैम। पीपीटी प्लीज ग्रुप में शेयर कर देना। PPT, I think recording, I think it will be shared. We'll ask sir if he can share. मैम ये जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है वो कैसे ऐड होंगे, इनके लिए बताओ तो। थोड़ा Have you बहुत messaged? सारे बच्चे हैं मैम। You just drop down your number here to add in the group. ओके In the मैम। chat box. हाँ. मैम इसको जो है मेल में इसको शेयर किया जा सकता है ना? Sorry sir, what sir? जो मेल किसकी? हमने हाँ उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दी है उसमें शेयर किया जा सकता है, और अगर मेल में आता है तो इट विल बी द बेस्ट वन। Okay sir, okay sir. ओके थैंक यू Okay मैम। sir, okay, sure. मैम हमें कल वाले लेक्चर्स की पीपीटी भी मिल सकती है, क्योंकि I'll catch up with. क्योंकि हम लोग एडेड नहीं थे ग्रुप्स के अंदर। Okay. I'll ask technical team what we can do. Okay. और अदरवाइज अगर टेलीग्राम चैनल बन जाए हमारे ग्रुप के लिए तो See, क्योंकि उसके ऊपर ये है कि डेटा सेव रहता है।
Okay, see, for now, I'll ask technical team whether we can share yesterday's PPT. Is it possible? Then I'll let you know. Okay. Thank you. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Nagar. Good night. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें।